10 जून 2006 तुर्की से यूनान और इटली जाने की कोशिश में 41 पाकिस्तानी ट्रॉलर में दम घुटने से जान बहक हो गए। 7 जून 2006 जनूबी स्पेन ने गैर कानूनी तरीके से कश्ती के जरिए स्पेन में दाखिल होने वाले 223 पाकिस्तानी और भारतीय बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। मुल्क बदर किए जाने वाले ज्यादातर पाकिस्तानियों के ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। इस तरह की खबरें कई दफ़ा अखबारात की जीनत बनती रहती हैं और दौरे जहालत में इंसानों का कारोबार करने वालों के खिलाफ हम कुछ देर नफरत का इजहार करते हैं और भूल जाते हैं। इंसानों की स्मगलिंग एक बैनुल अक़वामी मसला है जिससे निमटने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने कई इक़दाम किए हैं, लेकिन इंसानों की तिजारत का कारोबार आज भी ज़ोर शोर से जारी है। अच्छे और बेहतर रोज़गार के लिए इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है और वो चाहता है कि इसे जायज़ तरीके से दुनिया की हर आसाइश ना सही बुनियादी सहूलतें तो मुयस्सर हों, और जब वो मुल्क में घंटों काम करके मामूली मुआवजे और नौकरी की बेयकीनी सूरत हाल देखता है तो यकीनी तौर पे इसके दिल में मुल्क से बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की ख्वाहिश जन्म लेती है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ज़मीर फरोश और इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस अफराद मासूम लोगों को बाहर मुलाजमत का झांसा देते हैं। ये एजेंट रकम के एवज़ ज़मीनी रास्ते से यूरोप या खलीजी रियासत जाने के ख्वाहिशमंदों को मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से लेकर जाते हैं। इन रास्तों पर जाने वाले लोगों में से चंद खुश नसीब अपनी मंजिल को पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनको रास्तों में जहां एक तरफ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम करने वाले इदारों का सामना करना पड़ता है तो दूसरी तरफ वो मुकम्मल तौर पे एजेंटों के रहम करम पे होते हैं। और अगर कोई खलीजी रियासत या यूरोप पहुंच जाता है तो इन ममालिक की मुकामी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर जलील व ख्वार हो जाते हैं और कई अफराद जेल में डाल दिए जाते हैं जहां इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। कराची की बंदरगाह पर हर माह सैकड़ों अफराद खलीजी रियासत की जेलों से रहाई पाकर भेड़ बकरियों से भी बुरे हाल में कश्तियों में वापस कराची पहुंचते हैं या फिर समंदरों और सहराओं में गुम हो जाते हैं। बेहतर रोजगार की लालच में लोगों की बड़ी तादाद एजेंटों का शिकार बनकर ना सिर्फ अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाती है बल्कि बाज़ औक़ात वीरानों में इनकी लाश पर कोई कपड़ा ढांपने वाला भी नहीं होता। मंद बिल्लो से हमको लेके एक दिन गाड़ी में बैठाया, 3 दिन 4 दिन सफ़र किया है पहाड़ों के अंदर, उधर से जाके जंगल में छोड़ दिया। 3 दिन 3 रात पहाड़ों में रहे। इंसानों के पाकिस्तानियों की ऐसी लाशें पड़ी हुई हैं, गली हुई लाशें, सांप चिपड़े हुए हैं लाशों में। यहाँ से जो आदमी लोग उनको एजेंट लोग हैं जो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं कि आइए हम आपको दुबई लेके जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, वो ले जाके पहाड़ों में उतार देते हैं। उसको 9,000 रुपये दिया और बाद में उसके मनबुलू से लेकर ईरान समंदर के किनारे तक 3 दिन में पहुँच गया। जब ईरान में मंदबिल्लो पहुँचे तो वहाँ यूसुफ कैंडिडेट पहले मौजूद था, वहाँ पे उन्होंने हमसे पैसे लिए और डालों में उन्होंने हमारा सफ़र कराया। हम लोग यूनान के लिए जा रहे थे, हमारे एजेंट से साथ हमारी बात 3 लाख में हुई थी। 1 लाख रुपया हमने इधर दिया था और 2 लाख पहुँच के देना था। सब पाकिस्तानियों से मैं यही दरख्वास्त है कि इस रास्ते को अख्तियार ना करे, क्योंकि इसमें 99% मौत ही मौत है। कि हम बलूचिस्तान का रहने वाला हम सारे पाकिस्तानियों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मत जाओ, अपना मुल्क आबाद करो। हमने इंसानी स्मगलिंग के कारोबार में मुलव्विस और मुजरमाना जहन रखने वाले अफराद को रंगे हाथ पकड़ा है। आइए आप भी इस कारोबार से आगाह हों जिसमें मासूम लोग खुद मौत खरीदने आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गैर कानूनी तरीक़ों से भेजने वालों की हकीकत जानने के लिए रंगे हाथ की टीम ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। गैर कानूनी तरीके से यूरोप और खलीजी रियासतों में दाखिल होने के जुर्म में कैद पाकिस्तानियों में अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब के इलाकों गुजरावाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। रंगे हाथ की टीम ने अपनी हकीकत छुपाते हुए खुद गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाने का ड्रामा रचाया और हम अपनी पहली मंजिल मंडी बहाउद्दीन पहुंचे, जहां एक एजेंट के घर पहुंचे
तो उसकी वालिदा ने कहा कि वो मुल्क से बाहर है और वो नहीं पता कि कब वापस आएगा। राब्ता नहीं हो सकता। अच्छा उधर ही कर देंगे। नहीं कोई अपने बाद में रंगे हाथ की टीम गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाने वालों के हवाले से जरखेज सरजमीन गुजरात और गुजरावाला पहुंची, जिसके बारे में खलीजी रियासतों से वापस आने वाले लोगों ने बार बार बताया था। गुजरावाला के एक होटल में क़याम के बाद एक जानने वाले से किसी एजेंट से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसने काफ़ी सोच बचार के बाद गुजरावाला शहर से करीब इसके ठिकाने पर हमारी मुलाकात का इंतज़ाम करवाया। इलाके के मशहूर एजेंट कैसर बट बज़ाहिर तो दर्जी की दुकान चला रहा है, लेकिन असल में इसने अपनी दुकान में बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद से राब्तों के लिए बाकायदा दफ्तर बनाया हुआ है। कैसर को हमने बताया कि हम लाहौर के रहायशी हैं और हमने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से हम अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड नहीं दिखा सकते। कैसर बट ने हमारी कहानी पे एतबार कर लिया और हमें किसी भी किस्म की परेशानी के बगैर बैरून मुल्क ले जाने के बारे में बताने लगा। पासपोर्ट और ये जो है ना वो बढ़वा नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट कोई गल नहीं, असल मसला ये कोई मसला नहीं। पासपोर्ट नहीं है तो कोई नहीं गल, टोर तक कोई जरूरत नहीं, ग्रीक तक कोई जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एम कौन सी करेंगे ये कंफर्म नहीं है। शिप पे जाएंगे, टैक्सी पे जाएंगे, ट्राले पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? रोड वाले। हाँ रोड पे गाड़ी वाले पे जो नहीं जाना तो भाई रोड ही है ना। हाँ। ट्राले वाले पे कहते हैं। गेम 2-3 गेम है ना, शिप की गेम बोल रहा हूँ ना, वो 4 लाख रुपया लेंगे शाम से। और की होगा अगर इस्तांबुल से करेंगे वो 4,000 यूरो लेंगे इस्तांबुल से। ईरान से इस्तांबुल के लिए 1200-1300 जितना कम हो सका इतना नहीं। आप कराची जाएंगे, कराची आदमी आपको ले लेगा, वहाँ ले लेगा, फिर वही हमारे साथ रहेगा। हाँ आखिर तक रहेगा ना? नहीं रहेगा, हमारा रास्ता रहेगा आगे निकलने के लिए। अगर पासपोर्ट चाहिए उसको, उसकी प्रॉब्लम है, कैसे चाहिए। अगर पासपोर्ट चाहिए वो किसी करेगा, वो जो भी करेगा वो उसका वो ईरान से इस्तांबुल के लिए। दुकान पे होने वाली बातचीत में इस कारोबार में मुलव्विस अफराद के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई, लेकिन हमने फैसला किया कि कैसर से दूसरे दिन रात को फिर मुलाकात की जाए और बग़ैर दस्तावेज़ात के बैरून मुल्क भिजवाने के तरीक़ेकार पर मज़ीद बात की जाए। इस दफ़ा कैसर अपने एक दोस्त के साथ आया जो खुद गैर कानूनी तरीके से यूनान गया था। आपको अभी पूरा पता नहीं है, यूरोप में एंट्री है, काम का नहीं, काम करने वाले हो, काम अच्छा बात तो सुना है कि वो तो गलत बात है, सिखाना नहीं चाहिए। वो जन्नत दोज़ख वाला है, ये आप दोज़ख में बैठे। कितने हो गए हमारे? 8, 10, 20, 25 हो जाएगा अपना। अच्छा है होता है। एक दिन निकल गए 25, दूसरे दिन, तीसरे दिन 25, 20, जितने भी। अभी तो सीज़न आ रहा है ना, 50, 100 भी। इसके भी सीज़न होते हैं, इसके भी सीज़न होते हैं। सर्दी में ना जाते, बर्फबारी होती है, रास्ता बंद हो जाता है। कैसर बट से बातचीत के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि ये लोग कितने बहादुर हैं, जो न सिर्फ खुद जाली दस्तावेज़ात रखते हैं और बड़ी आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ जा सकते हैं, बल्कि ये अपने जाल में फंसने वाले अफराद को भी किसी खौफ के बगैर बाहर भिजवा सकते हैं, जिससे अंदाज़ा हुआ कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद का नेटवर्क किस कदर वसी है। बगैर दस्तावेज़ात के 4 लाख रुपए में यूनान जाने की डील कैसर बट से तय पाई और तय पाया कि खैरियत से यूनान पहुंचने और फ़ोन पे ज़मानत देने वाले को पैसे देने का कहा जाएगा। कैसर ने हमें बताया कि यूनान जाने के लिए हमारी पहली मंजिल कराची है। रोशनी और हर किसी को अपने दामन में बसा लेने वाला शहर कराची
कराची जहां हर नस्ल और कौमियत का इंसान रोज़गार की तलाश में आता है। कराची गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने वालों के लिए एक हब की हैसियत रखता है। यहाँ पैसों के हिसाब से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद तय करते हैं कि वो अपने शिकार को किस रास्ते से बैरून मुल्क भिजवाएंगे। इन रास्तों में फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी रास्ते शामिल हैं, लेकिन ये काम सारा का सारा गैर कानूनी होता है। कैसर बट ने हमें बताया था कि कराची में वो हमें एक दूसरे एजेंट के हवाले करेगा जो हमें आगे की मंजिल बताएगा। हमारी कैसल से मोबाइल फ़ोन पे बात हुई। अब कैसल कराची आ रहा है। जी हाँ, गुजरावाला में इसके पास सादा लो अफराद की गेम यानी नई खेप तैयार हो गई है, जिन्हें वो कराची में दूसरे एजेंट के हाथों फ़रोख्त करके अपने रास्ता अलग कर लेगा। मोबाइल फ़ोन पे कैसर ने कहा कि हम स्टेशन पे इसके फ़ोन का इंतज़ार करें। काफ़ी इंतज़ार के बाद कैसर ने कहा कि हम स्टेशन पे नहीं बल्कि कराची के तिजारती मरकज़ रीगल पहुंच जाएं। कुछ देर बाद एक फ़ोन और आया और अब हिदायत मिली कि सदर में एक मशहूर निहारी वाले की दुकान पर पहुंच जाएं। वक्त गुजर रहा था और शाम करीब थी। हेलो, अरे कैसर भाई पहुंच गया हूँ मैं तो। अभी बैंक के पास खड़ा हूँ यार, आप पता नहीं किधर हो। अभी बैंक ये मैं आ गया। हाँ जी, आपके पास खड़े हैं। हिदायत बिल्कुल जासूसी फिल्मों के अंदाज में दी जा रही थी। बलाखिर कैसर बट हमें सड़क किनारे एक होटल में ले गया। इस दफ़ा कैसर अपने एक नए दोस्त के साथ कराची आया था। मैं दसो कि कितने बजे रवानगी है? 4 बजे। 4 बजे। तो अभी किधर जाना है? क्या? अभी किधर जाना है? अभी वो आदमी को टेलीफोन करते हैं, वो आ जाता है। ठीक है, निकल। चलो पानी पीते हैं, बात नहीं करते हैं, उसको टेलीफोन कर देते हैं। किधर ही बुला रहे हैं? उधर बुला रहे हैं। कब पहुँचे हैं आप? सुबह। किस ट्रेन पे? नहीं, हम तो इधर ही थे ना, हैदराबाद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अली भाई कहाँ हैं? कहाँ आ जाएं? नहीं तो आप नहीं आ जाते इधर? क्या है ये जो बस चलती है ना वो कुरंगी के लिए 17 नंबर। तो कहाँ है बताओ? समझ नहीं आ रहा है, भाई को बताओ। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा? जी लालू के टी नट्टी। अच्छा, लालू के टी नट्टी पे आ जाए। हाँ, तेहरान कितनी दिन में पहुँचाएंगे? समझ नहीं रहा। 1 घंटा रखेंगे, 2 घंटा रखेंगे, 3 घंटा रखेंगे। आपको सेफ रखेंगे ना, जब सेफ होगा उस टाइम निकाल दें। तेहरान फरहान भाई बैठा हुआ है, बता दीजिए ना उनको भी, फरहान भाई को। तेहरान भाई। वालेकुम सलाम। फरहान भाई, हाँ पता है फरहान भाई क्या है? हाँ कल निकलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अली भाई से नहीं, कल ही फिर मुलाकात करेंगे। हाँ फरहान भाई, ठीक है ना? ठीक है ना? कल इंशाल्लाह 4 साढ़े 4 बजे जितने अली टाइम कहेगा ना अली भाई, उस टाइम पे मिल। ठीक है, बहुत मेहरबानी भाई, मेहरबानी। खुदा हाफ़िज़। 4 साढ़े 4 बजे जितने बजे भी कहेगा। ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नई साथ है। फरहान भाई बात अच्छी बातें कर रहा था। फरहान भाई है और इस्तांबुल में ज़रीन खान है, वो भी बहुत नई साथ है, बहुत दोस्त है। ग्रीक में मेरा छोटा भाई है। मसला नहीं है, मसला सिर्फ इस पेमेंट का है। गलत बयानी का मैंने उस टाइम बोला था, बात की फ़ौरन देनी पड़ेगी पेमेंट, ये प्रॉब्लम है। हेलो, वो फिर हम कल आपको मजीद जो बचता है वो आपको दे देंगे। 5000 तुसी आने जाने तक खर्चा तो 5000 देना है ना। कल इंशाल्लाह। तुसी नाराज़ नहीं हो, तुसी हमारा ख्याल करो। इसके ज़्यादा और क्या ख्याल करो? देखो पूरा नेटवर्क मैंने बिजी कर रखा है। बहुत मेहरबानी कैसर भाई, ठीक है, बस थोड़ी मेहरबानी करो। कल इंशाल्लाह इधर ही मुलाकात होगी। कितने बजे? 4 बजे। अब हमें बरास्ता ईरान यूरोप जाने के लिए
इसी जगह पर कैसर के साथ कराची में मौजूद एजेंट और कैसर के साथी से मुलाकात करनी थी। कैसर बट से कराची में पहली मुलाकात में बरास्ता ईरान यूरोप जाने के बारे में अगले दिन जाने का प्रोग्राम तय हुआ। शायद कैसर बट के लिए हम जैसे पढ़े लिखे लोग मशकूक बन रहे थे, इसीलिए कैसर बट ने हमें कराची में अपनी रिहाइश का पता नहीं बताया। अगले दिन कैसर बट को फ़ोन किया और मिलने के लिए पहली जगह पहुंचने के लिए पूछा, तो कैसर बट ने फिर नई जगह यानी सदर में एक चाय के होटल पहुंचने को कहा। यकीनन कैसर बट आखिरी वक्त तक हमें शक की निगाह से देख रहा था। बहरहाल अब तो रंगे हाल की टीम ने फैसला कर लिया था कि इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस अफराद का चेहरा सामने लाना ही है। होटल में बैठते ही इसने अपने मोबाइल फ़ोन से किसी अली भाई से बात की और कहा कि मैं बंदे लेकर आ रहा हूँ। कैसर हमें टैक्सी में बिठाकर इस कारोबार में मुलव्विस सैकड़ों लोगों में से एक और अपने दस्ते रास अली की तरफ लियाकताबाद की नट्टी पहुँचा। यहाँ अली से मुलाकात से पहले कैसर बट ने अपने शिकार से ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए एक बार फिर कुछ पैसों का मुतालबा किया। अच्छा, तो कितने देना? 5.5। सोच ऐसे तो हल्का हाथ रख लें, थोड़ा हौला हाथ रख लें। ये देख लो, मज़ा नहीं आया वैसे। नहीं, मज़ा नहीं आया, लेकिन ये बात है कि ये थोड़ा सा मेरा आउट हो गया है, क्योंकि मैंने जो उसको पैसे दिए ना वो अलग थे, उसको तो जो पैसे दिए हैं वो तो अलग है। ये एक अलग कहानियाँ चल रही है। मतलब वो तो था, ये तो था कि हमारा, लेकिन बात ये हुई थी कि हमारी 10,000 वाली बात। मैं अब बताऊं तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना खर्चा है, या कितना रहने का, या कितना है, ये खुद आपको भी अंदाजा होना चाहिए। तो ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था। नहीं, वो आप मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रहम करें। रहम तो मैंने दे दूँ मैं को आपसे, लेकिन ये है कि आपसे क्या नहीं वो ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रहम करें। नहीं, ये पहले ये बताएं आप कि मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ या मैं कमाई कर रहा हूँ। बहुत अफसोस है, मज़ा नहीं आया वैसे। आ गए अली भाई आ गए? हाँ, वो तो आ गए। कैसे हो? ठीक-ठाक अली भाई? ठीक है, चलो ठीक है अली भाई। टेलीफोन पर करते रहना रास्ते में। वो यार सर तो अल्लाह खैर दिया था ना। ठीक है, आपकी हमने सारी पूरी कर दी। आप ख्याल आपने रखना। चलो ठीक है, अब आपने ख्याल रखना है, सारी बातें मिल गया। तो ये कब निकलेंगे हम? ये शाम को निकाल दें। शाम में? कितने बजे तक? ये अब छोड़ो, अब अल्लाह के हवाले, मौला के हवाले। है क्या रूट क्या था, ये तो बता दो। अब तो बता दें, अब तक इतना तो ना पता क्या है। खतरनाक रूट तो नहीं यार, ये क्या बार-बार खतरनाक मेरी बात नहीं है। यहाँ से आप पंजाब जाते हो? ये सब पंजाब जा रहे हो, आप रिलैक्स हो गए? आप रिलैक्स हो गए? ये सब पंजाब। यहाँ अली ने हमारा तनकीदी जायजा लिया और कैसर बट से बात करने में मसरूफ हो गया। एक बार फिर हम सोच में पड़ गए कि आगे क्या होगा। शाम का अंधेरा फैल रहा था। अली हमें सड़क पार पहले से एक तैयार रक्शे में लेकर बैठा। यकीनन रक्शे वाला पहले से ही जानता था कि इसे कहाँ जाना है, इसीलिए अली के साथ रक्शे में बैठते ही रक्शा जहाज़ की स्पीड में लियारी की जानिब चल पड़ा। तंग व तारीक गलियों में काफ़ी देर चलने के बाद हमें एक बस अड्डे पर उतारा। हम समझे कि शायद बस तैयार है, अब जाना है, लेकिन अली हमें बस अड्डे पर कायम इमारत की पहली मंजिल पर ले गया, जहाँ छोटी छोटी बेशुमार खोलियाँ बनी हुई थीं। वहाँ अली हमें एक कदरे बेहतर खोली में ले गया और पैसों की बातचीत शुरू कर दी। कहना ना, हम लोगों में आ गए ना, फरहान भाई ने फ़ोन किया था, मैं 10,000 का बोलने लोग 10,000 यानी 10,000 बस ना? हाँ, अभी और आगे कितना है? आगे हम लोगों को पता नहीं, फिर भी अंदाजा वो यहाँ से हम लोग बैठ गए ना, तो फिर हम लोगों को वास्ता नहीं, हम लोग बैठना यहाँ से बैठना है। अच्छा, फिर वो जो आपका आगे पीछे होगा ना, फिर वो जाने वो लोग जाने। नहीं तो आगे फिर कितना? नहीं आगे मतलब ये सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने तक बस 10,000? नहीं, ये हम लोग वो फरहान भाई आपको खुद कटिंग करेंगे। 18 मिनट हो गए ना? नहीं 10,000 तो आपको दे देंगे, ये 10,000 बॉर्डर क्रॉस करने तक के। नहीं समझे? हाँ,
वो फरहान भाई के पास बहुत डॉग है ना। हाँ। फरहान भाई हमें कहाँ ईरान में मिलेगा? हाँ वहीं मिलेगा ईरान में। फिर वो आपको पूरा रब्ता कर देगा। अच्छा, तो फिर वो खुद बताएगा जो भी है ना, वो बता देगा मेरे को अगर इतना बोले डॉक्टर मिल ले, और आगे आपको बंदे खुद फरहान तक लेके जाएंगे, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, पैसे नहीं लेंगे? पक्की बात है? पक्की बात है ना, वो फरहान भाई भी आप पे खुद अपना कर लेंगे। अच्छा, हाँ दूसरी बात है ना, यहाँ से अभी आप कहीं बैठना निकलना मत, तो बंदे के सामने करवा दूँगा ना, फिर वो आपको रात को 1 बजे रुकना, सुबह को लोग लेकर जाएगा। सुबह कितने बजे? वो खुद बता देंगे आपको। इस जगह तक पहुंचने के बाद हमें मालूम हुआ कि इंसानी स्मगलिंग के कारोबार में मुलव्विस अफराद को सिर्फ अपने शिकार से पैसे की हद तक मतलब होता है। हमने यहाँ मुख्तलिफ खोलियों में बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लिए हर नस्ल व कौम के लोग बैठे हुए देखे, जो गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के हाथों यरगमाल हो चुके थे और नहायत खौफजदा नज़र आ रहे थे। यहाँ माहौल नहायत खौफनाक था। चारों तरफ पाबंदियाँ, सिगरेट और शराब की नागवार बू फैली हुई। हमने इनसे बातचीत की तो पता चला कि कोई पंजाब से आया है, तो कोई सीधा बांग्लादेश से कराची और अब यूनान जाने के आसरे में यहाँ बैठा हुआ है। आप लोग कहाँ से हैं? किधर से हैं? किधर से आए हो? कराची से। तुसी कितने रहने वाले? पंजाब। लाहौर? ये भाई भी लाहौर से। आप किधर से हैं? हाँ, आप किधर से हैं? हैदराबाद। हैदराबाद साड़ी बोली? थोड़ी कितनी बोली है? जी वे जी हैदराबादी। समझ नहीं आती है पंजाबी? सानी यानी ज़बान नहीं समझ में आती? एक ही ज़बान बोल रहे हैं, बंगाली। सारे भाई लोग बंगाली बोलते हैं। तुसी पंजाब के रहने वाले हो? भाई ये दस रहा था कि मैं लाहौर का हूँ। मैंने कहा नहीं, तुसी लाहौर नहीं हो, तुसी किसी और जगह से रहने हो। तुसी कितने रहने वाले? पंजाब में कितने? जिला गुजरात। आप उर्दू बोलते हैं? उर्दू तो मैं बोलता हूँ, मगर ये बोलते हैं मैं नहीं समझता हूँ। मालूम नहीं इसका उर्दू कहाँ से आया, मेरा उर्दू कहाँ से आया। नहीं, मैं समझ लेता हूँ। ये सब आपके भाई हैं, रिश्तेदार हैं? कितने पैसे दिए आपने? हमने तो बातचीत नहीं की, दूसरा एक ने बात की, दूसरा साथ बातचीत। खौफनाक खोलियों में बैठे हुए लोगों से बातचीत के बाद अली ने हमें सत्तार भाई से मुलाकात करवाई, जिसकी जिम्मेदारी हमें बाहिफाजत कराची से ईरान बॉर्डर तक पहुंचाना थी। यहाँ सत्तार भाई ने इंकशाफ किया कि आज रात हम लोग यहीं ठहरेंगे और कल सुबह बलूचिस्तान के शहर मनबिलो के लिए रवाना हो जाएंगे। सख्त पाबंदियों और खौफनाक माहौल में रात गुजारना नहायत ही मुश्किल था। यहाँ हमारी जान को भी खतरा लाहक था। जब हमें ये खबर मिली कि वो लोग सब मुसाफिरों का सामान अलग और मुसाफिरों को अलग भेज रहे हैं, तो हमने इन्हें कहा कि हमारे घर में एक मसला हो गया है, इसलिए हम नहीं जा सकते। जिस पर उन्होंने कहा कि अब आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि आपको कैसर बट ने हमारे हवाले किया है। अब कैसर बट ही आपको यहाँ से ले जा सकता है। रात गुजारने के दौरान अपनी जान के खतरे के पेश नज़र और घर पे कोई मसला पेश आने के सबब वापसी के हमारे बार बार के इसरार पर अली ने कैसर बट से मोबाइल पर बात की। मैं भी जा रहा हूँ ना आज। मैं आऊँगा तकरीबन 1 महीने के बाद में आ रहा हूँ, मुझे आज बंदे बहुत हैं, मैं लोग खुद लेके जा रहा हूँ। सही है ना? फिर ये इंशाल्लाह 1 महीने के बाद मैं आपको कॉल कर दूँगा। मेरा नंबर तो आपके पास है ना? मैं आपका नंबर भी मेरे पास है। मैं फिर वहीं से आपको रब्ता कर दूंगा ना, वहीं से ईरान से। सही है ना? इन लोगों को फिर जाने दे दूँ? सही है ना? ओके ओके, अल्लाह। कभी भी देख यकीन करो, हम लोग स्टोर से भाई दो अपना, आप लोग भाई हो ना। बिल्कुल। एक इंसान होता है। मैं स्टोर से
उसको नहीं बोल रहा था ना, मैंने बोला कैसर को मैंने इस वजह से बुलाया, मैंने बोला तो कैसर ने बंदे दिए, सही गलत है। बाद में कुछ उड़े आप लोग निकल रहे, कैसर मेरा गला पकड़ेगा, बंदे आपने क्यों भेजे? बहरहाल हम लोग किसी न किसी तरह वहाँ से निकल ही आए, मगर वहाँ से निकलने से पहले हमने सत्तार का मोबाइल नंबर ले लिया ताकि दोबारा जाने के लिए से राब्ता कर लिया जाए। अब दोबारा वहाँ जाना नहायत ख़तरनाक था, लेकिन एक दफ़ा फिर हमने सत्तार से राब्ता किया और इससे मुलाकात के लिए दोबारा तीन हट्टी पहुँचे। सत्तार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है भाई? आ गए आप पास में? चश्मा वश्मा ले रहे हैं क्या? ले ले। ये जगह है हमारा। अच्छा इधर वो भाई किधर हो गए? हाँ? वो भाई उधर ही है। वो आया नहीं है? नहीं, उसका मसला हो गया। अच्छा। और आप बताएं? बस अल्लाह का शुक्र है। हम तो आप ही के लिए आए हो। इधर से फिर सीधा मन में फिर हमारे बंदे आएंगे तो आपको ले जाएंगे सीधा फिर। अच्छा मेरा उधर उनको बोलो तलवार कमीज, पैंट होना, कोई परेशानी नहीं है अल्लाह को, कोई भी परेशानी। उधर डर लगता है कहीं उधर पुलिस वाला कैसे डर लगता है? तुम्हारा सिस्टम पंजाब में, उधर क्या वास्ता है? तो उधर से भी थोड़ा कुछ नहीं है बाबा। इधर से कराची से बंदे मार के कराची उधर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, उसका इलाका ही जिला ही अलग है। यहाँ सत्तार से बातचीत में तय पाया कि इतवार की सुबह 11 बजे लियारी में इसी बस अड्डे पर पहुँच जाएं, जहाँ पहले गए थे। हम लोग मन बिलो जाने के लिए दोबारा इसी बस अड्डे पर पहुँचे और वहाँ घूम फिर कर माहौल का जायजा लेने लगे और कोशिश की कि हमारे साथ यूरोपीय मुल्क जाने के ख्वाहिशमंदों की मुलाकात हो, लेकिन वो हमें नहीं मिले और बलाखिर हम बरास्ता ईरान यूरोप जाने के लिए बस में सवार हुए। सत्तार के मुताबिक हमारी मंजिल मन बिलो थी। बस में यूरोप जाने के लिए हमारे अलावा और कई ख्वाहिशमंद सवार थे जो बज़ाहिर तो खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन अंदर से बहुत खौफज़दा थे। अल्लाह मदद। परेशान तो नहीं? पानी पीना? परेशान हो? नहीं है परेशान है भाई, परेशान है क्यों? मैं वैसे ही बोलता कम। पूरे रास्ते में हमारी बस को कहीं भी नहीं रोका गया और ना ही बस के अंदर की तलाशी ली गई। हमारे बस में सवार होने से पहले हमें सत्तार ने याद करवाया था कि अगर कोई रोके तो कहना कि हम लोग मिरानी डैम पर काम करने जा रहे हैं। लेकिन रात भर तवील और ख़तरनाक सफ़र में हमें कहीं भी याद करवाए गए अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम सुबह सवेरे मन बिलो पहुँच गए। मन बिलो पहुंचने के बाद तमाम लड़कों को बस अड्डे के पीछे कमरों में ठहराया गया। वहां भी हमने आसपास का जायजा लिया और चलते फिरते होटल के मालिक से ईरान जाने के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। आज घंटे में मालूम नहीं है, बंदा नहीं आया ना। बंदा जब आवे ना, तेरे को सामने किया, वो कार से बात किया, वो तेरे को बोलेगा आधा घंटे में उठाना है। अच्छा, जब तक वो नहीं आया हम किससे बात करवाओगे? लड़को किधर गया है? लड़की तुम्हारा किधर गया? अभी आप इधर ही रहते हो? ये तुम्हारा 3 वाला है या ना? नहीं, हम 3 वाला है, वो तो 10 साल लोग। वो किधर है? सब इधर ही है। तो बोले पापा ज्यादा नहीं घूमो। अच्छा, क्यों? हालात खराब है यार, हालात। होटल वाले से बातचीत के बाद हम वापस इन लड़कों की तरफ आए जो बज़ाहिर तो मुतमईन नज़र आ रहे थे, लेकिन कुछ लड़के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात के पेश नज़र पुरानी आयात याद करते हुए नज़र आए। तो कोई कपड़ों की सिलाई को ब्लेड से काटने और कटी हुई सिलाई में डॉलर छुपाते हुए नज़र आए ताकि मुश्किल वक्त में वो डॉलर एजेंटों के हाथ ना लग सकें।
हक अली या अली, हक बशीर या बशीर। ठीक है, दूसरी पहली बारी पढ़ लिया तो दे दे याद कर लो। एवी चाहिए ते हस्बुनल्लाह, ठीक है, सारे आनिया मामा ने एक नु दरूद दस के ही भेजा। नहीं ये पता कि नाल इधर कुरान पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरा ख्याल है मेरी मां ने दसाया कि बिस्मिल्लाह इस्मिल्लाह मेरी मदद करिए यार। बस सही पढ़ रहे हो, जो पढ़ना है जो नहीं दिलता है करते रहो, बस अल्लाह ताला को याद रखो। लड़कों को पुरानी आयात याद करते और यूरोप जाने के रास्ते में आने वाली मुश्किलात के बारे में बातचीत के बाद हम खुद भी बहुत खौफजदा हो गए थे। हम चने और पानी लेने के लिए बस अड्डे से बाहर मंदबिलों के छोटे से बाजार में निकल आए। मंदबिलों के छोटे से बाजार में हमें चारों तरफ नई और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां नजर आईं, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कानून की कितनी अमलदारी है। अभी हम थोड़े ही आगे बढ़े थे कि हमें ईरान चलो की आवाज़ देते हुए लोग नजर आए, जो किसी खौफ के बगैर मंदबिलों पहुँचने वालों को ईरान की सरहद पार करवाने के लिए कम पैसे लेने का कह रहे थे। एक ऐसे ही आदमी से हमारी बात हुई। लोग लेते हैं या 10-15 तुम लेते हैं ना, मैं आपको सही दाम से लेता हूँ, ऐसे कि आप हो जाए 8,000 तुम ठीक है, 8,000 बंदे एक बंदे के। हाँ 10-15 बंदे लेते हैं। मैं अभी भीड़ से सवारी गाड़ी है लाओ। बहरहाल हार तमाम खतरात के बावजूद रंगे हाथ की टीम ने इंसानों की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करने का फैसला कर लिया था। इसीलिए हम मंदबिलों में पाकिस्तानी करेंसी को ईरानी करेंसी में तब्दील करवाने वालों के पास गए, जो खुलेआम अपने काम कर रहे थे। हम लोग ईरान जाने के लिए सिंगल केबिन में बैठे और ईरान की सरहदी इलाके रदीक पहुँचे। रदीक में मकरान स्काउट, कस्टम और दीगर इदारों के एहलकार तो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं रोका। कच्चा रास्ता होने, ज़्यादा लोग और बिल्कुल साथ साथ होने की वजह से हमें अपना खुफिया कैमरा चलाने में मुश्किल पेश आ रही थी। और ये मुश्किल इस वक्त और बढ़ गई जब ईरान बॉर्डर के पास हमारे ड्राइवर ने हमारा तमाम दस्ती सामान हमसे छीनकर फ़ौरन गाड़ी के सीट के नीचे रख दिया। इस वक्त हम ये समझे कि शायद हमारा राज खुल गया है, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि ईरान की बॉर्डर पे गश्त आई है, यानी वहाँ आला फौजी हुक्काम ने अचानक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए दौरा किया है, जिसकी वजह से हमारा सामान सीट के पीछे रख दिया गया। इस मौके पे हमें डर लगा कि कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम बगैर किसी पूछगछ के ईरान की सरहद पार कर गए। जी हाँ, रंगे हाथ की टीम बगैर किसी सफरी दस्तावेजात और शनाख्त के अपने मुल्क से दूसरे मुल्क की सरहद पार कर गई, और वो भी कराची से ईरान बॉर्डर पार करने तक सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद और इनके सामने बगैर किसी रोक टोक के हम लोग सरहद पार कर गए। यहाँ हमने ईरान पहुँचाने वाले ड्राइवर को ईरानी करेंसी में उजरत दी और ईरानी गाड़ी में आगे बढ़ने के लिए दूसरी गाड़ी में सवार हुए। हमारी गाड़ी ईरान के सरहदी गांव पशीन से होती हुई जैगी गवार पहुंची। जहां हम इस होटल में भी गए जहां इंसानी तिजारत में मुलव्विस अफराद अपने शिकार को सुस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए ठहराते हैं। ईरान में हम वहां की सिक्योरिटी एहलकारों के सामने घूमते फिरते रहे, लेकिन किसी ने भी हमें रोक के ये नहीं पूछा कि आप मुकामी नहीं लगते और आप किस तरह हमारे मुल्क में दाखिल हो गए हैं। अब हमें ईरान से इस्तांबुल का सफ़र करना था, जो ज़्यादातर पैदल था। जी हाँ, और वो भी कई घंटों और कई दिनों तक। और इसी सफ़र के दौरान अमूमन जालिम एजेंट भूखे प्यासे लोगों को अकेला पहाड़ों पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब आगे का सफ़र पैदल और बग़ैर किसी सफरी सामान के था। इस सफ़र में हमारे पास खुफिया कैमरे की बैटरियों को चार्ज करने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि यहाँ से वापस हो लिया जाए। हम खाना खाने का बहाना करके होटल से बाहर निकले और सरहद पे जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। हम नहायत खौफ में मुब्तला थे कि अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा। अल्लाह अल्लाह करके सरहद करीब आई तो एक और मुसीबत हमारी मुंतज़िर थी।
इस वक्त सरहद पर ईरानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आला ओहदेदार हर आने जाने वालों की तलाशी ले रहे थे और हमें यकीन था कि अगर हमारी तलाशी के दौरान हमारा खुफिया कैमरा इनके हाथ लग गया तो ये तसव्वुर करके ही हम बुरी तरह घबरा गए। अब सिर्फ एक ही तरीका था कि तलाशी की लाइन में लगने से पहले ही आहिस्ता आहिस्ता गेट पार कर जाएं और अगर सिक्योरिटी एहलकार आवाज़ें भी दें तो इस पर ध्यान ना दें और बस चलते चलते पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो जाएं। इस वक्त यकीनी तौर पे हमने अपना खुफिया कैमरा बंद कर लिया था और हम ईरानी सरहदी एहलकारों की आवाज़ देने के बावजूद हमने सरहद अबूर कर ली। सरहद अबूर करते ही हमने अपना खुफिया कैमरे से पाक ईरान बॉर्डर और इसके साथ पाकिस्तानी मकरान स्काउट की कैंप और इनके साथ ही वहां से मन बिलो जाने वाले गाड़ियों का रश लगा देखा जो ईरान से आने वालों को मन बिलो ले जाने का पूछ रहे थे। हम बाहिफाजत पाकिस्तानी इलाके में दाखिल तो हो गए, लेकिन इस वक्त तक कैसर बट ने यकीनन एक नई खेप तैयार कर ली होगी जिन्हें वो कराची में बेच के अपना रास्ता अलग कर लेता। इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में कैसर बट के गिरोह के अलावा न जाने कितने गिरोह अभी तक मसरूफ़ अमल हैं। क्या साल से इंसानी स्मगलिंग का जारी कारोबार कानून नाफिज करने वालों और मुतल्लका एजेंसियों की नज़रों से ओझल है? क्या इस कारोबार में मुलव्विस अफराद को आला हुकूमती और सियासी शख्सियात की सरपरस्ती हासिल नहीं होगी? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मौत का कारोबार अभी तक जारी है। अभी तो सीज़न आ रहा है ना, 50-100 इसके भी सीज़न होते हैं, इसके भी सीज़न होते हैं।